हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू सरजी अकेडमी यूट्यूब क्लासेस। तो हमारा जो मैथ का सेशन था उसमें हमने 7 लेक्चर्स कंप्लीट किए थे। आज का जो हमारा 8th लेक्चर है दैट डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भी ज्योमेट्री वाला पोर्शन जो है टेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या अदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने 6 to 10 स्टैंडर्ड तक पढ़े होते हैं, लेकिन हम उनका बेस भूल गए होते हैं कि कैसे करना है। तो आज सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे उन सबको आज हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:4:5:6 द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज एंगल्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन ट्राइंगल से भी पूछा जाता है, दैट इज द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5। तो जब भी ट्राइंगल से पूछा जाए या क्वाड्रिलेटरल से पूछा जाए, यानी क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, और उसके हमें पता है कि 4 कोण होते हैं, 4 एंगल होते हैं, यानी वो क्वाड्रिलेटरल वो आपका रोम्बस भी हो सकता है, वो आपका स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल, एनी वन ऑफ दिस। हमें सिर्फ ये बोला है कि हमने इस क्वाड्रिलेटरल का स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है जिसका एंगल जो 3:4:5:6 में है। करना क्या था, हमने क्या ले लिया, पहला एंगल 3x ले लिया, दूसरा 4x, 5x एंड 6x। क्यों? क्योंकि रेशियो में है तो इनमें कुछ ना कुछ कॉमन लिया है, कॉमन हमने ले लिया कि x लिया है। अब हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, तो इन सब का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। सम करके हमारा आंसर कितना आ गया, 18x इज इक्वल टू 360 डिग्री, और यहां से हम x निकाल लेंगे 20 डिग्री। बस यहां से सारे एंगल निकल जाएंगे। स्मॉलेस्ट एंगल जो है आपका कौन सा है, 3x, दैट इज 3 × 20 60 डिग्री। उसी तरह नेक्स्ट एंगल है आपका 4x, एक पूछा है, सारे निकल सकते हैं 80 डिग्री। नेक्स्ट है आपका 5x, 5 × 20 100 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा 6x, 6 × 20 दैट इज 120 डिग्री। तो इस तरह से हमारा जो स्मॉलेस्ट एंगल था दैट इज 60 डिग्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस तरह से बाकी के क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। एक ट्रायंगल से रिलेटेड भी पूछा जाता है, तो सम ऑफ ट्रायंगल हमारा 180 आ जाएगा एंगल्स का। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्लीमेंट्री, सी आना था यहां पे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है और एक हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है। यहां से क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं, वो दो एंगल जिनका सम जो है 180 डिग्री होता है, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे होते हैं वो दो कोण जिनका सम जो है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे वो होते हैं जिनका सम जो है आपका 90 डिग्री रहेगा। सॉरी, यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो जिनका सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री वो जिनका सम जो आपका 180 डिग्री। याद कैसे रखना है, एग्जाम में हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं, हमारा सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं। तो एक छोटा सा ट्रिक है, अगर आपके माइंड में रहे तो, कॉम्प्लीमेंट्री में अगर हम बात करें अल्फाबेटिकली ABC, C पहले आता है, और इन दोनों में बात करें तो 90 पहले आता है। ठीक है, अल्फाबेटिकली S बाद में आता है और 180 बाद में आता है। तो पहले पहले का सम जो, यानी कॉम्प्लीमेंट्री स्टार्टिंग में आ रहा है तो सम आपका 90 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री बाद में आ रहा है तो सम हमारा कितना होगा, 180 डिग्री। तो वो दो कोण जिनका सम जो है वो 90 डिग्री, उनको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहां पे सम जो हमारा 100 आ रहा है, ये भी नहीं है। सेकंड ऑप्शन की बात करें, यहां पे आपका सम जो है 80 आ रहा है, ये भी नहीं है। ये आपका वैसे ही 180, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि 35 + 55 आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कई बार कॉम्प्लीमेंट्री पूछा था, फॉर एग्जाम्पल वो ये भी पूछ सकता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ, क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री, यानी 35 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो 90 में से आपने क्या करना है, 90 में से 35 हमने क्या करना है, माइनस करना है, तो यहां से 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी दो कोणों का सम जो है, दो एंगल्स का सम जो है वो आपका 90 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये भी। इन द गिवन लाइन AB एंड CD आर पैरेलल, ये दोनों लाइन जो हमारी क्या है, पैरेलल है। दैट इज AB किसके पैरेलल है, CD के। एंड द थर्ड लाइन EF इंटरसेक्टेड ऑन डिफरेंट पॉइंट, दैट इज C और H। यानी ये केस जो हमारा ट्रांसवर्सल लाइंस है, ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं, व्हेन 2 और मोर देन 2 पैरेलल लाइंस, यानी यहां पे जब दो हैं, 2 या 2 से ज्यादा पैरेलल लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन कट करे तो इन लाइंस को हम ट्रांसवर्सल लाइंस बोलते हैं। तो यहां पे हमारे पास बड़ी सारी चीजें अक्सर होती हैं कि ये आपके मान लो
जैसे अगर इसी कंसेप्ट की बात करें तो यहां से जैसे दो लाइंस हैं, इनको ये वाली लाइन कट कर रही है, तो ये आपके पास यहां से 8 एंगल बनते हैं, ठीक है, 4 ये वाले। यहां से आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे एंगल 1 इज इक्वल टू आपका एंगल 5 रहेगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 रहेगा, इसी तरह एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 रहेगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 रहेगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल रहते हैं। उसी तरह हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 रहेगा, एंगल 1 3 रहेगा, एंगल इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 7, एंगल 6 इज इक्वल टू 8। ये सारा कंसेप्ट जो है आपका ट्रांसवर्सल और सम अदर्स एंगल्स में कंसीडर होता है कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन कट करती है। तो देखिए यहां से हमें ये वाला एंगल पूछा था, ये हमें एंगल गिवन है 50, अगर ये 50 है 1 है तो ये आपका 5, ये भी आपका कितना होगा 50 डिग्री होगा। अब ये एक लाइन का एंगल हमारा 180, दोनों का सम दैट इज हमें ये वाला एंगल निकालना है। लेट ये हमने x कंसीडर कर लिया, x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना रहेगा आपका 180 डिग्री रहेगा। तो 180 में से 50 जाएंगे तो ये वाला एंगल हमारा कितने डिग्री का आ जाएगा 130 डिग्री। दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इजी कंसेप्ट है ज्योमेट्री के अंदर, बस हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये वाला एंगल इसके इक्वल रहता है। इसी तरह हमारा वर्टिकली ऑपोजिट इस तरह से रहते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 रहता है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 रहता है, इस तरह से एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 होता है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 होता है, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के अंदर ये कंसेप्ट जो हमारा कंसीडर किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो यहां से थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ के जाइएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज इक्वल टू, बोला कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। अगर हम बात करें, अभी मैंने डिस्कस किया कि ट्रांसवर्सल लाइन हमारा क्या होता है, जब दो पैरेलल लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन कट करते हैं तो उनको हम ट्रांसवर्सल लाइंस बोलते हैं। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज इक्वल टू, इन यानी ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो है आपका एंगल्स रहेंगे, उनका सम जो हमारा कितने उनका जो सम रहेगा वो कितने डिग्री रहता है हमारा, यानी मान लो ये दो आपके पास एंगल्स हैं, एक मिनट दोबारा से कर लेते हैं इसको। The sum of interior angles on the same side of a transversal line, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो है जो भी इंटीरियर एंगल्स रहते हैं उनका सम जो हमारा कितना रहता है 180 डिग्री रहता है। यानी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम हमारा कितना रहेगा 180 डिग्री रहेगा। यहां से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th देखिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेप्टागन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर हेप्टागन। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मेरी ट्राइंगल है, इसके ये इंटीरियर 3 एंगल बन रहे हैं, हमारा क्वाड्रिलेटर है, इसके इंटीरियर ऐसे ये 4 एंगल बन रहे हैं, आपका मान लो पेंटागन है, इसके इंटीरियर कितने एंगल बन रहे हैं 5 बन रहे हैं, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। तो यहां पे हमें हेप्टागन का पूछा गया है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए हेप्टागन। तो यानी जिसकी 7 भुजाएं होंगी उसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, ये आपको पूछा गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, देखिए इसका एक फॉर्मूला है सिंपल, पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि हमें कोई भी पॉलीगन दे रखा है, उसके जो इंटीरियर एंगल्स निकालने का फॉर्मूला है दैट इज 2n-4 इंटू 90 डिग्री। 2n-4 इंटू क्या करेंगे 90 डिग्री। n स्टैंड्स फॉर आपका यहां पर नंबर ऑफ साइड्स,
ठीक है जी। तो यहां पे हेप्टागन यानी कितनी साइड्स होगी आपकी हेप्टागन सप्तभुज जिसकी 7 साइड्स होंगी, दैट इज 2 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। सोल्व करेंगे 14 माइनस 4 आपका कितना हो जाएगा 10 इंटू 90 डिग्री, दैट इज 900 डिग्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक तो ये फॉर्मूला है जहां से आप इजीली कर सकते हैं। एग्जाम में मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है, क्या तरीका है इसका देखिए। अगर हमारे पास ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड्स हैं, उनके सभी कोणों का योग 180 डिग्री 180। अगर क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड्स हैं, इनके एंगल्स का सम 360। 5 साइड्स हैं, इनके एंगल्स का सम आपका 540। 6 साइड्स आ गई आपके पास, इनके एंगल्स का सम जो हमारे पास क्या हो जाएगा 720 डिग्री। 7 साइड्स आ गई हमारा 900 डिग्री। इस तरह से 8 आ गई हमारे पास 1080। इस तरह हमारे पास 9 आ गई आपके पास, यहां से आपका 1260 एंड इसी तरह अगर हमारे पास 10 साइड्स होंगी 1440 डिग्री। ये आपका सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, यानी कि ट्रायंगल है, त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं 180, चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजाएं हैं 360, पंचभुज जिसकी 5 भुजाएं 540। क्या ट्रिक यहां पे यूज हो रहा है, एक साइड ऐड हुई, यहां पे 180 ऐड हो गए, 180 और 180 360। एक साइड ऐड हुई, यहां पे 180 और ऐड हो गए, 360 और 180 540। एक साइड ऐड हुई, 540 में 180 ऐड हो गए, यहां पे 720। इसी तरह सब में 180 ऐड होते जाते हैं। सिंपल 3 भुजाएं थी, 3 साइड थी, ट्रायंगल थी, 180 हमारा सम है। क्वाड्रिलेटरल जैसे हुआ यानी 3 में एक साइड ऐड होगी तो 180 में 180 ऐड होगी। पेंटागन हुआ 4 में एक साइड ऐड हुई तो 360 में 180 ऐड हुई। तो ये इस तरीके से अगर आपको एग्जाम में ये चीज याद ना रहे तो इतनी सी बात याद रखिएगा कि त्रिभुज से लेकर ट्रायंगल से चलेंगे, हर एक साइड ऐड होती जाएगी तो 180 ऐड करते जाएंगे, क्वेश्चन आपका वहां से निकल जाएगा। क्लियर है, और पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये पता होना चाहिए। इसके साथ नेक्स्ट है आपका ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। ये एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन देखिए क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज। अब ईच एक्सटीरियर एंगल का मतलब था बाहरी कोण। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, ये तो इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, ये आपके 3 इसके एक्सटीरियर एंगल भी हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, एक नोट करके ये पूछा भी जा सकता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगन है, कोई भी आपके पास आकृति है, चाहे वो त्रिभुज है, चाहे वो चतुर्भुज है, चाहे पंचभुज, षटभुज, चाहे वो कोई भी है, उनके सभी एक्सटीरियर बाहरी कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री होता है। क्लियर है, तो यहां से ईच एक्सटीरियर एंगल किस तरह से निकाला जाता है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर है जी, तो इसका मतलब यहां से 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड, यानी कि हमें क्या बोला, पेंटागन यानी 5 भुजाएं हैं, 360/5 72 डिग्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी तरह मान लो अगर आपको ट्रायंगल का पूछे तो 360/3 ट्रायंगल का ईच एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री का होता है। याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना कि 120 कैसे हो गया, कि उसका तो अगर एक एंगल 120 है तो बाकी तो 180 तो सम होता है, लेकिन वो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180। कोई भी पॉलीगन है, चाहे ट्रायंगल, चाहे क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन, सबके एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री रहता है। तो वहां से ईच यानी हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड से हम निकाल सकते हैं। तो इसी तरह बाकी के भी आप फाइंड कर सकते हैं, एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द नंबर ऑफ डायगोनल्स। इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑन एन साइड्स इज गिवन बाय। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑन एन साइड्स इज गिवन बाय, यानी कोई पॉलीगन है ऑफ एन साइड्स इज गिवन बाय, यानी कोई पॉलीगन है जिसकी एन साइड्स हैं, उसका जो नंबर ऑफ डायगोनल हमारे होते हैं विकर्ण। जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्वाड्रिलेटरल है, छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, ये डायगोनल, एक डायगोनल ये गया, एक ये गया। अब मान लो ट्राइंगल है, इसमें कोई भी डायगोनल नहीं होता है। पेंटागन है, इस तरह से एक डायगोनल ये गया,
एक ये गया, ठीक है, जो एक एंड से दूसरे एंड पर मिले, टोटल 5 हो गए। तो इनको निकाल, अगर मान लो मैंने डेकागन बोला तो आप डेकागन जाने आपके पास 10 भुजाएं हैं, पहले डायग्राम बनाएंगे फिर कितने डायगोनल निकाल लेंगे। तो उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज n इंटू n माइनस 3/2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर रहता है। n इंटू n माइनस 3 ओवर क्या रहता है, 2 रहता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लो आपके पास n3 है यानी ट्राइंगल है, n इंटू n माइनस 3 दैट इज 3 इंटू 3 माइनस 3/2, 3 इंटू 3 माइनस 3 0, तो ये भी आपका कितना आ गया, 0 आ गया। आपके पास 4 साइड्स हैं, 3 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन कितना 2, सॉरी आपके पास 4 साइड्स हैं तो यहां पे 4 आएगा ना, n इंटू n माइनस 3। यहां पे भी आपका क्या रहेगा, 4 रहेगा, दैट इज 2 इंटू 1/4। आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स है, यहां पे हम फॉर्मूले में 4 पुट करेंगे, 4 इंटू 4 माइनस 3 दैट इज 4/2, दैट इज कितने डायगोनल हो गए क्वाड्रिलेटरल में, 2 हो गए। आपके पास पेंटागन है, n इंटू n माइनस 3/2 दैट इज 5 में से 3 जाएंगे 2, 2 गुणा 5 हो गए 10, 10/2 दैट इज 5 डायगोनल हो गए। इसी तरह हमें पूछा किसका है, हमें पूछा है, हमें सिर्फ फॉर्मूला पूछा है। तो इस तरह से आप किसी भी रेगुलर पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड कर सकते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। तो फॉर्मूला यहां पे पता होना चाहिए, क्लियर है। दूसरा, अगर फॉर्मूला याद ना रहे तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम, ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स हैं, एक अगर हम यहां से थोड़ा सा अगर आप टेबल देख लें, नंबर ऑफ साइड्स, नेम ऑफ पॉलीगन, क्लियर है, सम ऑफ एंगल्स यानी जो इंटीरियर एंगल्स होंगे, एंड नंबर ऑफ डायगोनल्स। अगर ये आप थोड़ा सा याद रख लेंगे तो यहां से इजीली हम जो है क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। देखिए, जब आपकी नंबर ऑफ साइड्स हैं, मान लो 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स 3 हैं, तो यहां से हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्रायंगल, ये बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, इसको हम बोलते हैं पेंटागन, इसको हम बोलते हैं हेक्सागोन, इसको हम बोलते हैं हेप्टागोन, इसको हम बोलते हैं ऑक्टागोन, इसको हम बोलेंगे नैनोगोन और इसको हम बोलेंगे डेकागोन, क्लियर है। अब सम ऑफ एंगल्स हैं, सम ऑफ एंगल्स यानी ये भी हमने पीछे अभी डिस्कस किया, चलो एक बार फिर लिखते हैं, 180 डिग्री, यहां पे 360, यहां पे 540, यहां पे आपका 720 आता है, यहां पे आपका 900, यहां पे आपका 1080, यहां पे आपका 1460 और यहां पे आपका 1440, 180 ऐड करेंगे तो 1440। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात आती है, यहां पे कितने होते हैं 0, यहां पे कितने होते हैं 2, यहां पे कितने होते हैं 5, यहां पे हमारे हो जाएंगे 9, यहां पे आपके हो जाते हैं 14, यहां पे आपके हो जाते हैं 20, यहां पे 27 और यहां पे 35। ये अगर आपको टेबल भी याद रहेगा, अगर आप इसको ऐसे करना चाहें तो आप यहां से ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ट्राइंगल होती है उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स हमारे 0 रहते हैं, जो आपका क्वाड्रिलेटरल है उसके नंबर ऑफ डायगोनल जो है हमारे 2 रहेंगे, जो पेंटागन है उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स हमारे 5 होते हैं, जो हमारा हेक्सागन है उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स हमारे 9 रहते हैं, हेप्टागन के 14, ऑक्टागन के 20, नैनोगन के 27 एंड डेकागन के 35। निकाले कैसे, दैट इज हमने पीछे फॉर्मूला किया n इंटू n माइनस 3/2। अब बात करते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ऑक्टागन, 8 भुजा हैं, 8 इंटू 8 माइनस 3/2, 8 इंटू 8 में से 3 जाएंगे 5/2, ठीक है, 2 4 8 दैट इज 4 इंटू 5 20। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहां पे भी ऑप्शन 20 में कंसीडर हो रहा है, यहां पे हमारा आंसर कितना आ रहा है 20। तो अगर आप ये वीडियो पॉज करके या अगर आप टेबल याद कर लेंगे तो यहां पे आपका सारा निकल जाएगा, सम ऑफ एंगल्स भी निकल जाएंगे, डायगोनल्स भी निकल जाएंगे, नंबर ऑफ साइड्स एंड विद देयर नेम्स। एक्सटीरियर एंगल्स हर एक पॉलिनोमियल का 360 रहता है, वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट, सर्कल से रिलेटेड, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल। तो हमारा जब कोई सर्कल है, दैट इज सर्कल हमारा क्या है, इट इज अ सेट ऑफ द पॉइंट्स इन विच
ईच पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। सर्कल जो है, जो वृत्त है हमारा, अनगिनत बिंदुओं का समूह है जिसमें प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। तो पूछा यह है कि कितने पैरेलल टेंजेंट जो है वो ड्रॉन किए जा सकते हैं सर्कल के ऊपर, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट। तो देखिए सर्कल के ऊपर सिर्फ 2 ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉन किए जा सकते हैं। वैसे तो इनफाइनाइट पैरेलल टेंजेंट, अगर क्वेश्चन ये हो कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल, तो सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट ड्रॉन किए जा सकते हैं, दैट इज इनफाइनाइट, क्योंकि सर्कल जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स का जो है वो सेट है। ठीक है, इन विच ईच पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट दैट इज सेंटर, एंड द सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। नाउ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, तो देखो जो इस पॉइंट के सामने पॉइंट होगा वही पैरेलल जाएगा। मान लो थोड़ा सा हमारा टेंजेंट ये गया, तो इसके पैरेलल जो हमारा कहां जाएगा, पैरेलल इसी तरफ जाएगा ना। तो इस तरह से यहां पे सर्कल के ऊपर सिर्फ कितने कॉमन टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, 2, एक नहीं पैरेलल 2। अब ये नहीं देखना है कि हाँ जी ये हो गए कि 2 तो ये खींच दिए, 2 तो हमने ये खींच दिए, तो ये तो 4 हुए ना, बट टेंजेंट 4 हुए। पैरेलल तो ये इसके पैरेलल तो एट ए टाइम 2 ही हुए, ये इसके पैरेलल है, कोई एक पॉइंट इधर है वो इसके पैरेलल होगा। तो इस तरह से कॉमन टेंजेंट्स, पैरेलल टेंजेंट्स जो सिर्फ कितने होंगे, 2 होंगे। और वैसे पूछा जाए कि टेंजेंट कितने ड्रॉन किए जा सकते हैं, दैट आर इनफाइनाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा, एरिया ऑफ ए सेक्टर। ये आपको फॉर्मूला डायरेक्टली नोट करना है। द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाय दैट इज थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर यानी एरिया ऑफ सेक्टर, आगे हम चैप्टर हमारा जो जब सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात करेंगे, एरिया पेरीमीटर की, तो वहां पे हम ये डिस्कस करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर होता है, जैसे मान लो ये आपका सेंटर है, यहां से आपका एक छोटा सा सेक्टर लिया दैट इज ओ ए बी, और ये आपके पास एंगल थीटा दिया है, तो इसका जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है दैट इज एरिया ऑफ ओ ए बी थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी थीटा 360 डिग्री पूरे सर्कल का एंगल जो 360 डिग्री है। तो ये आपका माइनर सेक्टर होता है छोटे वाला, ये आपका मेजर सेक्टर होता है, डिपेंड करता है पूछा उसने कौन सा, माइनर सेक्टर का कि मेजर सेक्टर का। क्लियर है। बाकी हम एंगल से पता लगा सकते हैं। मान लो उसने आपको सिर्फ एंगल दिया है कि 90 डिग्री आपके पास एंगल है, उसका एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, तो अब यहां पे वो क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि आपको माइनर सेक्टर दिया या मेजर सेक्टर दिया, उसने 90 डिग्री दे दिया, तो हमें इसका एरिया निकालना है क्योंकि ये माइनर है। ये बाहर वाला एंगल जो कितना होगा 270 डिग्री, क्योंकि पूरा कंप्लीट एंगल जो है वो 360 का है। तो इस तरह से ये चीजें थोड़ी नोट करनी है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन सर्कल्स व्हेन दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बोलता कि 2 सर्कल हैं, जब वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर कितने कॉमन टेंजेंट जो ड्रॉन किए जा सकते हैं। एक मान लो आपका सर्कल ये है कॉमन जो दोनों को टच करे, एक सर्कल ये है। पहला जो है आपका देखिए कॉमन टेंजेंट जो दोनों को टच करें, तो एक तो आपका टेंजेंट ये हो जाएगा, एक टेंजेंट हमारा ये हो जाएगा, 2 हो गए। एक इस तरह से भी दोनों को टच करता जा सकता है, एंड एक टेंजेंट जो आपका इस तरह से भी दोनों को टच करता जा सकता है। तो कितने कॉमन टेंजेंट्स हो गए, 4 कॉमन टेंजेंट हो गए, ये भी याद रखना है। मान लो 2 सर्कल हैं आपके, दोनों एक पॉइंट के ऊपर टच कर रहे हैं, तो इसके बीच कॉमन टेंजेंट कितने हो गए, सिर्फ एक कॉमन टेंजेंट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, हाँ अगर सेम रेडियस के हैं तो 2 इस तरह से भी जा सकते हैं। क्लियर है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में बोल रहा क्या है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सप्लीमेंट ऑफ एंगल, ये हमने पीछे पढ़ा। अब सप्लीमेंट का सम हमने बताया था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका 2 कोण जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। अब 80 का पूछा है, दैट इज 180 में से 80 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, दैट इज 100 डिग्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल इजी, क्योंकि ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनके जो है एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट है आपका 13th क्वेश्चन, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, कि जो हमारा वर्ग होता है उसके जो विकर्ण होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को कितने डिग्री पर कट करते हैं। ये हमारा स्क्वायर है यानी कि सारी साइड्स इक्वल रहेंगी, ये इसके डायगोनल्स आ गए। ये जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर कट करते हैं, याद रखिएगा। चाहे स्क्वायर है चाहे आपका रेक्टेंगल है, इनके डायगोनल जो हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर क्या करते हैं, कट करते हैं। चाहे वो रोम्बस है वो भी आपके एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14,
इजी क्वेश्चन है। ये चीजें हमने पढ़ी होती है लेकिन एग्जाम में हमें पता नहीं होता, सिंपल इसलिए डायग्राम के हेल्प से करवाया जा रहा है ताकि आपको याद रहे। द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस। पहले तो रोम्बस हमारा क्या होता है, रोम्बस हमारा वो होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और आमने सामने वाली पैरेलल होती हैं, लेकिन नन ऑफ दीज एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे हमारे पास ए बी सी डी, यानी यहां पे आपका ए डी पैरेलल क्या होगा, बी सी होगा, और ए बी पैरेलल क्या होगा हमारा, सी डी होगा, और सारी साइड्स क्या होंगी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। पूछा ये गया है सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट यानी जिस इसके सामने वाला ये वाला एंगल है, इसके सामने वाला ये, इसके सामने ये है, तो यानी यहां से एंगल ए प्लस एंगल बी की बात करूं तो कितना होना चाहिए, 180 याद रखेंगे। अगर एंगल बी प्लस सी की बात करें तो भी 180, सी प्लस डी भी एडजेसेंट है तो भी 180, एंगल डी प्लस एंगल ए भी एडजेसेंट है तो भी 180। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम जो रहेगा वो 180 डिग्री रहेगा। वो सिर्फ रोम्बस के अंदर ही नहीं, वो चाहे आपका स्क्वायर है, देख लेते हैं स्क्वायर, देखो हर एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये भी 90 ये भी 90, दोनों का सम हो गया 180, ये भी 90 180, ये भी 90 180, चाहे वो आपका रेक्टेंगल है चाहे वो आपका पैरेललोग्राम है। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री रहता है। एक हमने पीछे पढ़ा था कि ट्रांसवर्सल लाइंस जो हैं इनके बीच भी जैसे इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर है बाहर वाले, इनका सम भी 180। अगर एक्सटीरियर पूछा हो, यानी ये वाले, ये भी ऊपर की तरफ बाहर है, ये नीचे की तरफ बाहर है, तो इन दोनों का सम भी 180 रहेगा। तो इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों एंगल्स का सम ऑन द सेम साइड। दूसरी चीज और क्या बोली थी उसमें, सेम साइड, यानी इस तरफ के कोणों का योग 180, अगर इस तरफ के बोले होंगे तो भी 180, यानी सेम साइड के 180 रहता है, ऑपोजिट का अलग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के ऊपर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनता है और पूछा भी गया है। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विल ऑलवेज। कोई आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी, मान लो मैं इस साइड ए ले ली, इसकी बी ले ली, इसकी सी ले ली। अब इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, बोला सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अगर मान लो मैं ए प्लस बी करूं तो इसका जो है सम हमेशा सी से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये है। बी प्लस सी करूं तो इसका सम ए से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ए प्लस बी सी आ गया, बी प्लस सी आ गया, उस तरह हमारा ए प्लस सी जो किससे बड़ा होना चाहिए, बी से। तो दैट इज सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विल ऑलवेज बी मोर देन थर्ड साइड। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का सम जो है वो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ये साइड 3 ली, ये 4 ली, ये 5 ली। अगर मैं 3 + 4 करूं कितना आ रहा है, 7, 5 से बड़ा है। अगर मैं 4 + 5 करूं कितना आ रहा है, 9, 3 से बड़ा है। अगर हम 5 + 3 करें कितना आ रहा है, 8, 4 से बड़ा है। तो इस तरह से कोई भी दो साइड, सिर्फ एक नहीं, कोई भी दो साइड्स का अगर हम सम करें तो तीसरी साइड से बड़ा होता है, याद रखेंगे। इसी तरह अगर सम की जगह हमें डिफरेंस पूछा हो, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए थर्ड साइड, तो वहां से क्या होगा, वो क्या होगा, लेस होगा। अगर डिफरेंस पूछा यानी माइनस करना है दोनों साइड्स का, तो वो हमेशा तीसरी से छोटा होगा। सम करना है तो वो तीसरी से बड़ा रहेगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेम क्वेश्चन अभी पीछे एग्जांपल के साथ भी डिस्कस किया, सेम यहां पे भी आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ऐसा क्वेश्चन टेट में पूछा गया है। बोलता कि इनमें से कौन जो है किसी त्रिभुज की साइड्स हो सकता है, इनमें से कौन जो है वो किसी त्रिभुज की साइड्स हो सकता है। पहले ऑप्शन की बात करेंगे, 5 + 3 8, 8 जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है। अगर हम त्रिभुज है ना, मान लो ये आपके पास साइड ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, इसकी हमें 3 साइड्स दे रखी हैं। जैसे ये आपका 5 हो गया, ये 1 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 3 + 5 किया 8, 8 1 से बड़ा है। जब मैंने 5 और 1 किया तो वो आपका 6, 6 3 से बड़ा नहीं है, सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन उठाया, दूसरी ट्राइंगल है हमारी जी 1 4 5 8। देखिए 8 और 5 13, इन दोनों का सम किया वो 4 से बड़ा है। 4 और 8 12, इसका सम किया वो 5 से बड़ा है। 4 और 5 9, वो आपका 8 से बड़ा है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर है। अगला नहीं होगा, देखो 3 और 5 8, 8 11 से बड़ा नहीं है, 8 4 12, 12 13 से बड़ा, लेकिन जब 13 4 करेंगे 17 17 8 से बड़ा नहीं होगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। जो हमने पीछे स्टेटमेंट पढ़ी उससे रिलेटेड एग्जांपल थी और यहां से पूछा जाता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लार्जेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल।
लार्जेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल, सर्कल हमारा अभी हमने पीछे डिस्कस किया, सेट ऑफ द पॉइंट्स, ये आपका सेंटर है। लार्जेस्ट कोड, कोड क्या होता है, जैसे मान लो ये आपके पास सर्कल है, ये आपकी स्मॉलेस्ट कोड होगी, ये इसका सेंटर है। तो ये अगर यही कोड आपकी सेंटर से गुजरे ओ ए बी, तो ये सेंटर से गुजरने पर ये क्या बन जाएगी, डायमीटर बन जाएगी। डायमीटर बन जाएगी ना, डायमीटर हमारा क्या होता है, व्यास, यानी वो लाइन जो वृत्त को एक बिंदु से स्पर्श करते हुए वृत्त के केंद्र से गुजरे और दूसरे पॉइंट पर जाके टच करे, दैट इज द लाइन विच passes through the center and meets at 2 points on the सर्कल, ए और बी पर मिले और सेंटर से गुजरे। तो क्योंकि हमारे पास ओ बी आपका क्या है, रेडियस है, ओ ए की बात करें ये भी हमारे पास क्या है, रेडियस है, तो ए भी हमारे पास क्या है यहां पे, डायामीटर। और डायामीटर जो है वो आपका 2 इंटू रेडियस होता है, और जो रेडियस है वो हमारा डायामीटर ओवर 2 होता है। सो द लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल हमारी क्या होती है, डायामीटर होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन को डायग्राम से देखेंगे। इसने बोला फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, कोई पॉइंट क्यू है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, मान लो ये आपके पास सर्कल के ऊपर टेंजेंट, वो टेंजेंट होता क्या है, द लाइन विच ड्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड ऑन द टू द सर्कल, बाहर सर्कल के वृत्त के बाहर से जब कोई रेखा वृत्त को स्पर्श करते हुए गुजरती है, उसको टच करते हुए गुजरती है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट, स्पर्श रेखा। तो यहां से मैंने इसको पॉइंट पी ले लिया, इसकी जो हमें लेंथ दी है 24 सेंटीमीटर दी रखी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, ये सर्कल का सेंटर है ओ, इसका जो क्यू का डिस्टेंस है ये हमें कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, दैट इज ओपी। इसको मिलेंगे, इसको आपस में जब हम मिलाएंगे ओपी, देन इट इज कॉल्ड फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड ओपी यहां पे क्या होगा, रेडियस होगा। एक चीज ये याद होगी। दूसरा एक पॉइंट क्या नोट करना, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एनी पॉइंट टू द सर्कल, जैसे ये मान लो मेरे सेंटर है, यहां से मैंने कोई भी लाइन किसी भी पॉइंट के ऊपर टच करी तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये भी याद रखेंगे। तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90। तो यहां पे आपके पास ओ पी क्यू जो है कौन सी ट्राइंगल बनेगी, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हमारा यहां से क्या रहेगा, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओपी की वैल्यू 25, 25 का स्क्वायर आपका 625, ओपी की वैल्यू हमने निकालनी है, ओ क्यू 24, 24 का स्क्वायर 576, 576 इधर आके माइनस होंगे 49, ओपी का स्क्वायर एंड ओपी इसका अंडरूट चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, दैट इज 7 सेंटीमीटर जो आपका रेडियस रहेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 19th, द पॉइंट। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अगर हम 2 डायमेंशनल प्लेन की बात करें तो हमारे पास 2 एक्सिस आती हैं। देखिए एक आपकी एक्स एक्सिस, एक हमारी नेगेटिव एक्स, एक पॉजिटिव वाई, एक आपकी नेगेटिव वाई। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, यानी जिनको हम चतुर्थांश बोलते हैं अगर हिंदी मीडियम वाले भी हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे जो है दोनों पॉइंट जो पॉजिटिव रहते हैं। जैसे मान लो आपको पॉइंट दे दिया 2,3, यानी 2 कहां होगा, ये आपका सेंटर है, 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4, पॉइंट 2 x2 y3, यहां क्या आएगा पॉइंट 2,3। तो फर्स्ट पॉइंट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों पॉइंट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट जैसे मान लो आपको पॉइंट दे दिया -2,3, अब x यानी पहला पॉइंट के अंदर x, y, फर्स्ट जो x का रहता है, सेकंड जो आपका y का रहता है, तो -2 इधर होगा, 3 आपका इधर रहेगा, तो आपका ये पॉइंट हो गया -2,3। यानी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पहला पॉइंट नेगेटिव और दूसरा क्या होगा आपका पॉजिटिव। दूसरे थर्ड में दोनों पॉइंट किसके होंगे, नेगेटिव के, x -2 y -3, ये आपका आ गया पॉइंट -2, -3। क्लियर है? फोर्थ के अंदर आपका पॉइंट रहेगा 2, -3, x2 y -3, ये आपका पॉइंट आएगा 2, -3। यहां पे जो आपकी वैल्यू बनेगी दैट इज 2, -3।
ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, -2,5। तो देखिए -2,5 यानी -2 1 2 -2 इधर आएगा, 1 2 3 4 5 ये आएगा, यानी x -2 है, y पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट जो हमारा क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब यहां से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहां से आपको पहले तो फॉर्मूला नोट करना है, x1 y1 मान लो ये इसके कोऑर्डिनेट है, x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट है, तो जो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाला जाता है उसका जो फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये चीज नोट रखनी है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो यहां पे हमें पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, फर्स्ट पॉइंट है हमारा 2,3 एंड सेकेंड पॉइंट है हमारा 4,1। दूरी सूत्र भी इसको बोलते हैं। तो AB इज इक्वल टू √x2 - x1। x2 कितना है आपका 4, x1 कितना है हमारा -2 का स्क्वायर, y2 - y1 दैट इज 1 - 3 का होल स्क्वायर। देखो 4 में से 2 जाएंगे 2 का स्क्वायर आपका 4, 1 - 3 -1 - 2 -2 का स्क्वायर भी आपका 4 एंड √8 दैट इज 2√2। हमेशा साथ में यूनिट्स लिखा होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास जो है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर इसी को आप ऐसे लिखेंगे, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं √x1 - x2 का होल स्क्वायर कर दें, y1 - y2 का होल स्क्वायर कर दें, तो ये भी सही होगा, गलत नहीं होगा। क्योंकि जब रूट में माइनस आएगा, माइनस का हम स्क्वायर करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों चीजें जो है इसमें, तो दोनों ही इसमें सही है। अगर आपने x1 - x2 का होल स्क्वायर पढ़ा तो वो भी सही है, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट हमारा दोनों के केस में सही रहेगा। क्लियर है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको नोट रखना भी पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस वन। अब क्वेश्चन क्या है, उसने बोला कि आपको एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट नोट करना है, फाइंड करना है। जैसे ये मान लो पॉइंट सी है और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है आपके 2,-5, बी के कोऑर्डिनेट है हमारे -2,9। चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 2,-5 एंड -2,9। एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर हमें एक पॉइंट फाइंड करना है जो ए और बी से इक्विडिस्टेंस है। यानी यहां से क्या है, ए सी इज इक्वल टू क्या है, बी सी। पहली तो चीज ये नोट रख लें कि इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट फाइंड करना है, इसका मतलब इसको मैंने ले लिया x,0। बोलो 0 क्यों लिया, क्योंकि मुझे पॉइंट बोला एक्स एक्सिस। कोऑर्डिनेट की अगर बात करें, वहां पे मैंने क्वाड्रेंट कराए थे। अगर मैं बोलूं कि 2,0 तो ये पॉइंट कहां आएगा, यहां नहीं आएगा, लाइन के ऊपर आएगा। मैं बोल दूं -2,0 पॉइंट कहां आएगा, यहां आएगा। मैंने बोला 0,4, अब x0/4 यहां आएगा। मैंने बोला 0,-4 x0 y-4 यहां आएगा। तो जब लाइन के ऊपर पॉइंट आ रहा है तो y का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। अगर उसने y एक्सिस बोला था तो x का 0 लेता, मैं उसको y मान लेता। क्लियर है यहां तक, होप यहां तक क्लियर होगा कि हमने उस पॉइंट की c की हमने वैल्यू जो है वो x,0 क्यों ली, बिकॉज हमें बोला था कि जो पॉइंट है वो हमारा लाई कर रहा है x एक्सिस के ऊपर। और हमें ये भी बोला है कि ये दोनों पॉइंट जो इक्विडिस्टेंस है, दैट इज, अब इसके ऊपर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसको कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग पॉइंट है। x1 y1, अब यहां पे x2 क्या हो गया, x1 हमारा x - 2 का होल स्क्वायर। देखो रूट से रूट कैंसिल कर दो, ठीक है, प्लस y2 - y1 यानी 0 - प्लस के 5 का होल स्क्वायर। चलो रूट यहां पे रख लो, नेक्स्ट उसमें कैंसिल करते हैं, ये तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि रूट पहले ही चला गया। तो रूट, चलिए, इज इक्वल टू रूट ऑफ
x2 माइनस x1 यानी -2 माइनस एक्स आ जाएगा, तो इससे बेटर मैं इसको x माइनस 2 लिख लेता हूं, x माइनस माइनस प्लस के 2 लिख लेते हैं। देखो ना, मैंने बोला था कि x1 माइनस x2 करेंगे तो भी ठीक है, ठीक है। दूसरा आपका 0 माइनस 9 दैट इज 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब रूट से रूट क्या हो गया, कैंसिल। इसको थोड़ा सोल्व मैं यहां पे कर रहा हूं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 5 5 25। दूसरी तरफ बात करें x प्लस 2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 4x प्लस के 81। ये दोनों क्या हो गया आपके कैंसिल। माइनस के 4x प्लस के 20y प्लस के 4x प्लस के 81, ये इधर आ गया। माइनस 4x 81 माइनस 25 माइनस के 8x 56, x इज इक्वल टू 56 ओवर माइनस 8 दैट इज माइनस के 7। तुम्हारा पॉइंट आ गया -7,0। जो हमारा सी पॉइंट रहेगा वो -7, क्या रहेगा 0, क्योंकि सिर्फ हमें x का कोऑर्डिनेट मिलेगा, y वाला तो वैसे ही 0 है क्योंकि हमें x एक्सिस बोल रहा है। तो यहां पे आपका आंसर आ गया -7,0। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द 2:3। अब रेशो का फॉर्मूला हमें याद रखना है, जिसको हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। अब क्या बोल रहा है, अब उसने हमें यह बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन, यानी ये हमारा डिवाइड द ज्वाइन -1,7 एंड 4,-3 इन 2:3। कि हमारा जो है हमें सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो AB को किसमें 2,3 में डिवाइड कर रहा है। हमें सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो हमारी AB लाइन को 2,3 में डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला तो वो हमें पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला ये हमारे पास अगर कोई लाइन है, मान लो ये A है x1 y1, ये B है x2 y2, ये आपका C है x y और ये रेशियो हमारी m/n। तो इसके अकॉर्डिंग जो C के कोऑर्डिनेट होते हैं C ऑफ x, y दैट इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कोमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। पहला वाला कोऑर्डिनेट x का कोमा लग गया, दूसरे वाला किसका, y का। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यही हम आगे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमें c के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, c ऑफ x y, ये आपका m है और ये आपका n है, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। mx2 दैट इज 2 इंटू 4 प्लस nx1 3 इंटू -1 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 3, कोमा my2 2 इंटू -3 प्लस nx1 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3। होप क्लियर हो रहा होगा। 4 2 8, 8 माइनस 3 5 ओवर 5, माइनस के 6 प्लस 21 15 ओवर 5। पॉइंट आ गया 1,3। तो सी के कोऑर्डिनेट जो रहेंगे हमारे, वो हमारे क्या रहेंगे, वो आपके रहेंगे 1,3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो सी जो आपका 1,3 है वो लाइन AB को 2:3 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ऑप्शन ए हमारा इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23rd क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है हमारा 23rd। अब इसमें क्या करना है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 and 10 and 6 and -6 डिवाइडेड बाय -1,6। सेम क्वेश्चन है, ए पॉइंट ज्वाइन बोला ना, तो ये वाले कोऑर्डिनेट ए के हैं और ये वाले किसके हैं, बी के हैं। कौन से, 6,-8। हमें सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, अब हमें रेशियो निकालनी है। लास्ट क्वेश्चन में हमें रेशियो गिवन थे, हमें कोऑर्डिनेट निकालने थे। इस क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट गिवन है, हमें रेशियो निकालनी है। क्लियर है जी। अब फॉर्मूला हमारा वही है, लेकिन यहां पे हमें रेशियो दे रखी, रेशियो निकालनी है। तो हमने क्या करना होता है, लेट की जो हमारे रेशियो जो है वो हमारे k/1 आ गई। रेशियो आपकी क्या आ गई, k/1 हमने रेशियो लेनी है, यानी यहां पे हमने m क्या लेना है, k एंड n क्या लेना होता है 1। वो क्यों, देखो अगर मान लो k की वैल्यू आपकी 2/7, 2/7/1 रेशियो तो आपकी 2:7 ही आई ना। इस क्वेश्चन का आंसर भी 2:7 ही आएगा, आई होप। तो अब यहां से देखिए हमने c ऑफ x y
mx2 फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, nx1 अपॉन m प्लस n। वही क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ना कि टेट में, अदर एग्जाम्स में भी, पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में भी ये फॉर्मूला, ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा, जो पीछे किया था 1/3 वाला, वो वाला। तो यहां से ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हमें कोऑर्डिनेट दिए तो रेशियो कैसे निकालनी है, हमें रेशियो दिए तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालने। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट दिए हैं सारे, हमें रेशियो निकालनी है। तो c ऑफ एक्स वाई हमें ऑलरेडी दे रखा है -1,6। m की वैल्यू क्या है आपकी k, ये आपका k, ये आपका 1। mx2 दैट इज 6k, nx1 1 इंटू -6k -3 अपॉन m प्लस n दैट इज k प्लस 1, my2 दैट इज -8k, y1 प्लस के 10 अपॉन k प्लस 1। ये आ गया आपका। तो यहां से देखिए इसको कैसे करना है आगे। अब -1,6 आपका क्या है, 6k -3 अपॉन k प्लस 1, -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। अब पहला कोऑर्डिनेट x का है, दूसरा y। किसी को मैंने 6k -3 अपॉन k प्लस 1, इसको -1 लिख लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल है तो, क्योंकि देखो हमारा अगर x1, y1 इक्वल है x2, y2, तो यहां से x1 इज इक्वल टू क्या होता है x2, y1 इज इक्वल टू क्या होता है y2। तो हम यहां से इसको इसके इक्वल रख सकते हैं या फिर इसको इसके इक्वल रख सकते हैं। मैंने इसको इसके इक्वल रखा तो ये आपका 6k -3 ये इधर चला गया, -k 1 ये इधर आया, 6k प्लस k -1 प्लस 3, तो यहां से आपका 7k इज इक्वल टू 2 हो गया एंड k इज इक्वल टू 2/7 दैट इज 2:7। आंसर हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो ना k रेशो 1 था, तो k रेशो 1 का मतलब है k/1, k की वैल्यू 2/7/1, आंसर 2/7 हमने पढ़ा है। रेशो को 2:7 लिख सकते हैं। अगर आप यहां से -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1 को 6 के इक्वल रखेंगे, रिजल्ट आपका तब भी 2:7 आएगा, आप करके देख सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से हमें इसमें कोऑर्डिनेट दिए थे, हमें रेशो फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2, 3, -1, 0, 2, -4। हमें उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। देखिए जब हम एरिया एंड पैरामीटर में जाएंगे तो हम अलग अलग ट्राइंगल्स के एरिया और पैरामीटर डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट दिए हैं, हमें दिया है कोऑर्डिनेट्स दिए हैं a, b और c, हमें इस ट्राइंगल्स के एरिया हमें फाइंड करना है। तो दो चीजें होती है, अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स दी हो, यानी साइड्स का हमें लेंथ दी हो, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल जो अगर आपका क्वाड्रिलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। स्केलिन ट्राइंगल है, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है 1/2 इंटू बेस इंटू एच करते हैं, लेकिन वो किस केस में, अगर आपको साइड्स की लेंथ गिवन है। अब यहां पे तो हमें लेंथ गिवन नहीं है, हमें गिवन है अभी कोऑर्डिनेट, तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है वो हमें नोट रखना पड़ेगा फॉर्मूला, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 into y1 minus y2. This is the formula that will be useful to find the area of triangle when we have to given the vertices, only vertices. जब हमें सिर्फ vertices दिए होंगे उस केस में हमने ये area of triangle find करना है। क्लियर है। तो अब यहां पे अगर हम इसे सोल्व करें तो यहां से एरिया आपका क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ x1, ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 आपका कितना है 2 इंटू, ये देखिए इसका एक ट्रिक और भी याद करने का। देखिए जब x1 आएगा तो यहां पे y1 और y2 नहीं आएंगे, x1 y2 माइनस y3 इधर चले जाइए। x2 आ गया तो y2 नहीं आएगा, तो y3 माइनस y1 इधर आएंगे। जब x3 आ गया तो y1 माइनस y2 चला गया। तो इस तरह से आप इसको नोट रख सकते हैं। अब x1 इंटू y2 माइनस y3 दैट इज 2 इंटू y2 आपका 0 माइनस प्लस के कितना हो जाएगा 4 प्लस x2 हमारा कितना है माइनस के 1, y3 माइनस y1 दैट इज माइनस के 4 माइनस के 3 प्लस x3 दैट इज 2 एंड y1 माइनस y2 3 माइनस 0 दैट इज 3। सोल्व करेंगे इसको, हाफ ऑफ 4 टू द 8 माइनस 7 प्लस के 7 प्लस के 6 21/2 स्क्वायर यूनिट साथ में लिखा होगा, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है।
तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल से ज्योमेट्री से यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। 25th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स ए बी सी आपको गिवन है -1, 3, 2, k एंड 5, -1 आर कोलिनियर। फिर जब आपके पॉइंट्स कोलिनियर होंगे देन उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 होता है। अगर आपको ऐसे वर्टिसेस दिए हैं तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि जब पॉइंट्स कोलिनियर हैं वो सारे एक लाइन के ऊपर हैं तो ट्राइंगल बन ही नहीं रही है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, 0। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेम, हाफ ऑफ x1 दैट इज ये आपका x1 इंटू y2 माइनस y3, x1 आपका -1, y2 माइनस y3 k प्लस 1 हो गया, प्लस x2 2 इंटू y3 माइनस y1 -1 माइनस k 3 हो गया, प्लस x3 दैट इज 5 इंटू y1 माइनस y2 3 माइनस क्या हो गया, k हो गया, इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, 0, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। ये 2 उधर जाके 0 हो गए, इसको सोल्व करेंगे, -k माइनस के कितना हो जाएगा 4 टू द माइनस के 8 हो जाएंगे, और यहां से आपका 15 माइनस के कितना हो जाएगा 5 के इज इक्वल टू कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो यहां से आपके पास ये क्या आएगा सोल्व करके, माइनस के 6 के माइनस 15 में से हो जाएंगे, माइनस के 6 के प्लस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 के इज इक्वल टू -6 दैट इज के इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे केस में हमें क्या निकालना था, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल को इक्वल टू 0 पुट करना था, बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यहां से हमने 3 चीजें पढ़ी, एक हमने पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला, एक हमने करा सेक्शन फॉर्मूला, और एक हमने करा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तीनों के तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक ट्राइंगल है ABC, मान लो आपके पास एक लाइन है, इसका सेंट्रोइड यानी इसका मिड पॉइंट पूछे, अगर ये आपके पास है x1 x2, ये आपके पास है सॉरी x1 y1 रहेगा, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसके हैं आपके पास x2, y2। तो हमारा जो सेंटर होता है C ऑफ xy, मिड पॉइंट, जो हमारा मिड पॉइंट होता है दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन क्या होता है 2, मिड पॉइंट। अब यहां पे भी हमारे पास इस तरह ट्राइंगल में कुछ ऐसे ही है, x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3, हमें ये पॉइंट निकालना है सेंट्रोइड, ठीक है। तो हमारा जो सेंट्रोइड है वो आपका क्या रहेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन कितना हो जाएगा 3, सेम y1 y2 y3 अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सेंट्रोइड है। तो यहां से हमारे पास देखिए x1 यहां पे कितना दे रखा है 3 प्लस 4 प्लस 5, 3 प्लस 4 प्लस 5 दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3, y1 6 प्लस 8 प्लस 4, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 4, 4 3 7 5 12/3 18/3 दैट इज 4,6। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 4,6 जो आपका क्या आएगा, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल आएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 27, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हमें स्लोप क्या होती है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो लाइन है उसका जो एंगल कितने डिग्री है दैट इज उसको हम बोलते हैं स्लोप, झुकाव। कोई स्ट्रेट लाइन है और उसको हम डिनोट करते हैं एम के साथ। अब उसने बोला स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस की स्लोप, अब इसके ऊपर जब कोई एंगल बन ही नहीं रहा, कोई एंगल नहीं बन रहा, कोई लाइन नहीं आ रही, सिर्फ एक्स एक्सिस पे बोला है स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, तो आपकी कितनी होगी 0 होगी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा, ये याद रखेंगे। ठीक है, और आपका अगर कोई लाइन है आपके पास तो उसका जो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है वो आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तो ये याद रखेंगे स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस हमारा कितना रहता है 0 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। हमारे पास कोई लाइन है वो पास कर रही है 4,-3 से एंड 6,-3 से। तो जो हमारे स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये याद रखेंगे। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 हमारा 6 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस 3 प्लस 3 दैट इज
यहां से y2 स्लोप y2 माइनस y1, सॉरी y2 हमारा ये ऊपर आना था क्योंकि y2 माइनस y1, y2 हमारा कितना -3, y1 हमारा माइनस कितना हो जाएगा प्लस x2 माइनस x3 दैट इज 0/2। आंसर कितना आ गया 0। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो स्लोप ऑफ ए लाइन दैट पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, उसका जो फॉर्मूला है आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 29th क्वेश्चन। 2 लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। 2 लाइन्स जो हैं वो परपेंडिकुलर कब होंगी? इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। दैट इज, मान लो ये आपके पास 2 लाइन्स हैं, ये आपके पास OA है, ये OB है। ये मान लो M1 किसकी स्लोप होगी? OA की। M2 किसकी स्लोप होगी? OB की। इन दोनों लाइन को परपेंडिकुलर तब बोलेंगे अगर इनकी स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 हो। तो ऑप्शन में ऐसे भी दिया हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, दैट इज M1 इज इक्वल टू -1/M2, और ऐसे भी दिया हो सकता है M2 इज इक्वल टू -1/M1। तो आपको यह याद रखना है कि जब 2 लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 रहता है तब वो दोनों लाइन जो हमारी क्या होती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। क्लियर है? एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ऑक्टेंट रूल। भाई ऑक्टेंट रूल यानी ये हमारा 3 डायमेंशनल प्लेन से है, तो मैं यहां पे एक टेबल बना देता हूं जिससे हम इजीली इसको याद रख सकते हैं कि किस तरह से हमने फाइंड करना है। ऑक्टेंट रूल के अंदर ये आपके होते हैं कोऑर्डिनेट, और ये आपके ऑक्टेंट्स। कोऑर्डिनेट यानी कि ये आपके x, y, z, फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8th। ऑक्टेंट रूल जैसे हमने क्वाड्रेंट पढ़ा था, ऑक्टेंट होता हमारा 3 डायमेंशनल प्लेन के ऊपर, यानी जब हमारा x भी होगा, y भी होगा, z भी होगा। क्लियर है? तो 3 डायमेंशनल प्लेन के अंदर आपका 8 अष्टांग बोलते हैं इनको ऑक्टेंट रूल, यानी कि 8 अष्टांग। तो उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट है वो कहां लाई करेगा? तो देखिए यहां पे हमने क्या नोट रखना है, यहां पे आपने एक तरीका याद रखना है कि यहां पे आपका होता है, ये आपका साइन प्लस वाला रहता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। क्लियर है? प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, जो फर्स्ट रो आएगी एक्स वाली। दूसरा आपका होता है दोनों पे प्लस प्लस इस तरह से, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस प्लस, फिर माइनस माइनस। तीसरे पे आपका पहले 4 प्लस, अगले 4 माइनस। अगर आपको ये टेबल याद हो गया तो हम पॉइंट दिया नोट कर लेंगे। देखिए पॉइंट हमें गिवन है 1, 2, 3, यानी एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव, तीनों पॉइंट पॉजिटिव है। तो हमारा कौन सा ऑक्टेंट है? फर्स्ट ऑक्टेंट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मान लो मेरा पॉइंट होता यही आपका पॉइंट होता -2, 3, -4। अब एक्स नेगेटिव, जेड नेगेटिव, एक्स नेगेटिव, जेड नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, आपका ऑक्टेंट कौन सा होता है? ये 6th होता। इसी तरह मान लो बाकी भी अगर आपको पॉइंट गिवन होंगे तो आप इस ऑक्टेंट से उसको फाइंड कर सकते हैं, ये आपको अगर टेबल नोट होगा तो। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का सेशन दैट बेस्ड अपॉन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री, और यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट सेशन है। अच्छे से अगर आपने क्वेश्चन को लर्न किया होगा, सुना होगा, समझा होगा, नोट किया होगा, तो इजीली आप एग्जाम में क्वेश्चन जो है ये क्रैक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हमारे 8 सेशन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट 2 सेशन में हम बचे हुए रिमेनिंग चैप्टर्स जो है वो भी कवर अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।